रफ्तार भरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गम ये था और शिकायत कि कहा सुना नहीं गया हमें। तो अब सुना जाने का जो एक मौका मिला है, तो ये जो छोटे-छोटे ग्रुप्स में बातें हो रही हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ जो हमारे फ्रस्ट्रेशंस हैं उनको एड्रेस भी करेगा। और बिल्कुल। और अ, एजुकेशन को जिस तरह से रोज़गार से जोड़ा गया था और सिर्फ रोज़गार से जोड़ा गया था, उसने जो हमें इंजीनियर्स और ये ख़ास तरह की इंजीनियरिंग की और दूसरी तरह की लाइंस दी थी, इसमें बहुत बड़ा ये गैप आ ही गया था। हमारे युवाओं का जो सुसाइड रेट है वो एकदम से बढ़ा है। और मतलब किसानों के बाद सबसे ज़्यादा जो सुसाइड कर रहे हैं वो हमारे युवा कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये वो युवा नहीं हैं जो सिर्फ वो नहीं हैं जो आर्थिक तकलीफ़ में हैं, ये जी। वो भी हैं जो किसी तरह से इस पूरे मॉडर्नाइजेशन में उलझ के रह गए हैं। तो ये बड़ी बात है कि सुना जाएगा तो उम्मीद बनती है किसी बिल्कुल। को भी। बिल्कुल। घरों के अंदर भी यही हाल है। बच्चे विदेश चले गए हैं, बड़ों के लिए वक्त नहीं है या अलग अलग सिमत में काम कर रहे हैं, जी। उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है। लेकिन अभी हम अपने बुज़ुर्गों को सोशल मीडिया पे सुनना शुरू नहीं किया है। तो जी। ये एक जॉनर है जो जिस पर बात होनी चाहिए कि जी। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मौका है कि इस पर भी सोचें कि आम आदमी, आम जिंदगियां, रिटायर हो गए हैं, वो टीचर थे, प्रिंसिपल थे या किसी दफ्तर में थे और उन्होंने भारत सरकार के साथ काम किया, बदलते हुए देखा, तो उस पर भी होना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। ये जो लॉन्ग फॉर्म है ये बुनियादी तौर पे एक तरह की हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग जी। भी है। जो शहंशाहों की और पॉलिटिशियंस की, इनकी हिस्ट्री के अलावा जो आम आदमी की हिस्ट्री है वो भी। जी। आपको सबसे कम उम्र का अब तक का जो इंटरव्यू है जिस शख्सियत के साथ, वो याद है कोई? जी, अभी मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में था तो वहाँ मुझे एक बच्चा मिला जिसकी 2 किताबें छप चुकी थी। उसकी उम्र 9 साल थी। तो वो मेरा सबसे कम उम्र का गेस्ट है। वाह! 2 किताबें उनकी छप चुकी जी। हैं। कैसा था वो तजुर्बा आपका? पहली वाली किताब के बारे में तो मैं बहुत ठीक से आइडिया नहीं बना पाया, लेकिन दूसरी किताब का थीम बड़ा इंटरेस्टिंग था और जिस तरह से उसने उस थीम तक वो पहुंचा था, तो लग रहा था कि उसके अंदर वो इमेजिनेशन और राइटिंग को लेकर एक थोड़ा पैशन वो सब है। और उसका एक दोस्त है जो उसमें इलस्ट्रेशंस बनाता है। तो अब तो मेरा ख्याल है कि 2018 की बात शायद रही होगी, तो अब इतने बरसों में एक आध किताब और शायद आ गई होगी उसकी। और ज़बरदस्त है ये तो। अ, और सबसे ज़्यादा उम्र के? सबसे ज़्यादा उम्र के करीब 100 साल हो रहे थे उनको। उनका नाम है रामानंद सेन गुप्ता, जो कि कभी रेनुआ के साथ कैमरा असिस्ट करते थे। मतलब आप समझिए कि उन्होंने सिनेमाटोग्राफी में बदलते हुए कई दौर देखे। मतलब जिस कैमरे पे वो काम करते थे कभी ज़मानों में, उसमें बताते हैं कि जो उसका व्यू फाइंडर है, उससे जो रोशनी अंदर की तरफ आती थी, उसने एक आंख उनकी डैमेज कर दी थी। मतलब उस ओह! ज़माने के वो जी, कैमरामैन जी, थे, जी। रामानंद सेन गुप्ता। तो जब मैं उनसे मिला तो ऊंचा सुनते थे, मुश्किल से आ, बैठ पाते थे, लेकिन फिर भी जितना मेरे लिए वो एक आ, ये मेमोरीज रिकॉर्ड करना मेरे लिए और मेरी जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि कैसे आप अपना पेशेंस ना खोएं। ठीक है, वो एक आदमी जो 100 साल को पहुंचने को आया, जाहिर है कि उसके साथ ये दिक्कतें होंगी कि वो ऊंचा भी सुनेगा, आपके सवालों को प्रोसेस करके उसका ठीक ठीक जवाब क्या होगा, इसके लिए वो बना नहीं है। मतलब इस वक्त आपके इंटरव्यू को कामयाब करने के लिए नहीं बैठा हुआ है वो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे, आप जो कुछ उससे उसका दौर, उसकी ज़िंदगी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसमें वो पेन लें, वो इन्वेस्टमेंट करें। तो रामानंद सेन गुप्ता हमारे प्लेलिस्ट के सबसे बुज़ुर्ग, वैसे कह सकते हैं कि आप
दो ऐसे भी गेस्ट हैं जो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, जिसमें मृणाल सेन और सौमेंद्र रॉय का नाम लूँगा। सौमेंद्र रॉय वो हैं जो सत्यजीत रे के साथ कैमरामैन थे, सेकंड मतलब बाद वाली टीम में। मतलब आधी फिल्में उन्होंने शूट की हैं सत्यजीत रे की, तो वो भी बहुत बीमार थे। और करीब सत्यजीत रे अपने कैमरा और लाइटिंग के लिए जाने जाने जाते हैं। जाते हैं, जी बिल्कुल। जी जी जी, तो मास्टर जी ज़बरदस्त है। रामानंद जी का जिक्र किया आपने, उनका आपने जो ये लास्ट इंटरव्यू किया, उससे पहले आखिरी इंटरव्यू उनका किसने किया था? मुझे लगता है किसी किताब के सिलसिले में किसी ने किया था, और वो किताब भी थी वहाँ पर दिखाई गई कितनी थी। पुरानी थी वो किताब? वो थी मेरे ख्याल 82-83 के आसपास की। यानी कि हाँ हाँ। करीब 40 साल के बाद, जी, 45 साल के बाद उनको उन और ऐसा बहुत हुआ शिबा, मैं आपको बताऊं कि लोगों को ये पता ही तब चला जब मैंने किसी से इंटरव्यू किया कि वो जिंदा भी हैं। ओह, हाँ, अब ऐसा बहुत बार होता है आ, कि किसी की डेथ हुई या किसी को कोई ख़ास अवार्ड मिला, तो पहला काम न्यूज़ रूम में जो आउटपुट वाले लोग हैं वो टाइप करेंगे गुफ्तगू विद फलां, तो वहाँ उनको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वो सब कुछ सुनने को मिल जाता है, क्योंकि विकी पेजेस पर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस भी हैं, और विकी पेजेस भी मेरे किए हुए इंटरव्यूज से इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ उस एनरिच करते रहते हैं, और वहाँ पे क्रेडिट भी डाल देते हैं कि हाइपरलिंक। जैसा कि राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू में उन्होंने ऐसा कहा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, कार्टूनिस्ट प्राण हम्म, इसी शहर में किसी भी टीवी चैनल के ऑफिस से 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उनके साथ एक लंबी बातचीत कर ली जाए। भारत में कार्टून कला के या कॉमिक कला के वो पितामह माने जाते हैं, और किसी ने तब तक नहीं किया था जब तक मैंने नहीं किया। अच्छा, मेरे करने के कुछ ही महीनों बाद उनकी डेथ हो गई, तो सब लोग राज्यसभा टीवी से साभार करके उनके इंटरव्यू को चला रहे थे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लीगेसी कीपिंग का, मेमोरी कीपिंग का, अपने एल्डर्स को डॉक्यूमेंट करने का जो काम है, ये सीरीज़ इस काम को भी इक्वली, ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई नोन और सेलिब्रेटेड लोगों का ही शो है, बल्कि इसके साथ साथ अब रामानंद सेनगुप्ता को आप नहीं जानते तो उनकी कोई गलती नहीं है ना। अगर वो 100 साल की उम्र तक अलग हासिल थे, अलग हासिल थे। अलग हाँ, अलग अलग शूटिंग इकोसिस्टम में काम कर चुके हैं, तो उनके पास तो अ, अनुभवों का भंडार है, और आप उनको उनकी उम्र के आखिरी बरसों में एक बेकार का आदमी समझते हैं, तो ये आपकी परेशानी है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राण थे तो सब सब लोगों को चाहिए कि सब लोग उनके साथ तब तक अच्छी एक लंबी बातचीत कर चुके होते, जिससे कि हम अलग अलग पहलुओं से उनके जीवन को अभी जान पा रहे होते। तो ये है जी। ज़बरदस्त है। ये बताइए, मैं फिर रामानंद जी के जी, पास, उन्हें वो बातें रिकॉल करने में कितना वक्त लगा? जब आपके साथ वार्म अप कैसे हुए वो बात करने के लिए? इतना ज़बरदस्त तजुर्बा, और किसी ने उनको 40 साल पूछा ही नहीं। जी। बाप रे बाप, ये कि तो बहुत बड़ा अलमिया। हाँ, तो अब ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है, हमारे टीम की ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनके साथ पहले तो अपना पर्पस ठीक से एक्सप्लेन कर पाएँ, उनको इस भरोसे में ले पाएँ, और सिर्फ उनको नहीं, उस उम्र में तो उनके परिवार को भी लेना होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डिपेंडेंट होते हैं कि वो चाहे वॉकिंग स्टिक लेके चलें या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से अखबार पढ़ें, या छोटे मोटे खाने पीने की ज़रूरतों के लिए वो तो डिपेंडेंट है। और उनका मेमोरेबलिया भी, जो कोई जी, कटिंग होगी, कोई तस्वीर होगी, कोई एल्बम होगी, वो और तो वही हाँ, देंगे। वही देंगे, और अगर परिवार के लोगों के पास कुछ होगा भी तो उनकी तो अपनी अलग ज़िंदगी है ना। बेशक। तो यहाँ पर आकर इन सब लोगों को एक पेज पर लाने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर मैं वही कहूँगा जिसको हमारे दोस्त राहुल पंडिता कहते हैं कि हम लोग, हमारे जो साथी लोग हैं वो बिस्लेरी जर्नलिज्म करते हैं, कि यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए बस्तर रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे, एक होटल में रुकेंगे, वहाँ से एक बिस्लेरी की बोतल लेंगे, फील्ड में जाएंगे, फिर आके रिपोर्ट लिखेंगे। वो बात उससे होगा नहीं ना, आपको इन्वेस्ट करना होता है।
आपको अपनी स्टोरी में, आपको अपने प्रोग्राम में, आपको अपने गेस्ट के साथ, तो वो तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होता है कि आप अपने काम में कितनी इंटीग्रिटी को जगह देते हैं। और तब आपके लिए आपका गेस्ट सिर्फ एक निशाने पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर आप तीर मार के चले हैं। आपके लिए वो आपके घर का, आपके परिवार का, आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। तब आपको पूरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब वो थकने लगे, किन चीज़ों पर वो इरिटेट होने लगे, किन चीज़ों पर वो बात नहीं करना चाहते, किस वक्त उनके घर में काम करने वाली मेड आएगी, किस वक्त उनके पूजा का समय होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में लेके चलनी पड़ेंगी। और ये नहीं कि आप गए और आपने सोचा कि चलिए एक शो ही तो रिकॉर्ड करना है। हो सकता है कि कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में पूरा पूरा दिन लगता है कि आप सुबह गए और लाइटिंग वगैरह करने के बाद फिर उनसे बात करके एक ईज़ के माहौल में आपने पहुंचाया। तब तक भी शुरू नहीं हो पाती है बातचीत। तो आपको पहले वो एक बॉन्ड बनाना। आप तो कहाँ से चले आए, 1000 किलोमीटर दूर से आप आकर के एक आदमी के पास कह रहे हैं कि आपसे इंटरव्यू लेना है। वो तो पूछते हैं कि भाई हमने तो किया नहीं, पिछले 40 साल से कुछ किया ही नहीं, तो आप हमसे इंटरव्यू क्या लोगे, हम क्या बोलेंगे। वो ये बोल देते हैं क्योंकि लोगों की आदत यही है कि जब कुछ होता है तब लोग इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। किसी को कोई अवार्ड मिल जाता है, किसी या कोई डेथ हो जाती है तो उनसे कोई बाइट लेने के लिए, इस तरह का ही तो माहौल है ना कि अगर कुछ हो गया तब किसी की याद आती है। इसीलिए रोशन सेठ हमको इंटरव्यू इसीलिए नहीं देते हैं कि मैंने तो पिछले 40 साल से कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा। अब मैं उनको ये समझा नहीं पा रहा हूँ कि जो आपने 40 साल पहले किया था उसके बारे में मुझे बात करनी है। ये बहुत मतलब उदासी भर गई मेरे अंदर ये सुन कर जी। के कि हमें कदर नहीं अपने लोगों की। और बिल्कुल हम बिल्कुल। समझते हैं हम जहाँ आज खड़े हैं ये बात यहीं से शुरू हुई है। जी जो लोगों ने जहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचाया उनके बारे में हमारे पास कुछ नहीं है। जी